हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। कल जो हमने आपको थ्योरी बताई थी उसी में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल आप लोगों ने देखा था कि जो कॉइल होता है, अगर क्लोज्ड लूप है तो उसमें अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और उसको हम अगर मूव कराते हैं तो उसमें नेट ईएमएफ जो है वो जीरो आ रहा था। ठीक, आप बी क्रॉस पी डॉट डी एल के फार्मूले से आपने उसको किया था। जरा यहाँ और केस देखने की कोशिश करें। ये एक कॉयल है ए बी सी डी और ये क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मीनिंग इनवर्ड। कॉयल एंटरिंग इन द फील्ड है, ये कॉयल बाहर से एंटर कर रहा है फील्ड के अंदर। ठीक, अब जरा मेथड समझें। जब ये कॉयल अंदर एंटर करेगा तो इस कॉयल से जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। मेथड, ये इंक्रीज होगा फ्लक्स, क्योंकि ये अंदर जा रहा है। क्या चीज़ इंक्रीज हो रही? बी तो फिक्स है, लेकिन इसका एरिया बढ़ रहा है अंदर को। एरिया के इंक्रीज होने की वजह से ये फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें करंट ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगी कि वो इंक्रीजिंग का अपोज करे। कैसे इंक्रीजिंग का अपोज होगा? ये क्रॉस फील्ड है एक्सटर्नल, इसके अपोजिट फील्ड लगे तो अपोज करेगा। इसका मतलब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डॉट होना चाहिए। डॉट का मतलब आउटवर्ड, और आउटवर्ड का मतलब है कि ऊपर का साइड नॉर्थ होगा और पीछे साइड साउथ होगा। नॉर्थ का मतलब होता है करंट एंटी क्लॉक। इसका मतलब इसमें जो करंट इंड्यूस होगी वो एंटी क्लॉक होगी। और याद रखना, जो रॉड होता है ये वाला, ये तो बैटरी की तरह काम करता है। इसका ऊपर का साइड पॉजिटिव बनेगा, लोअर साइड नेगेटिव बनेगा, जिससे प्लस से करंट बाहर निकल कर इधर को आए। ये प्लस से निकल रही है, हमने उसको कंसंट्रेट करके प्लस माइनस को एक ही जगह बैटरी दिखा दिया है। दूसरा मेथड जो कल किए थे मेथड, उसको आप ध्यान दें। हम इसमें इस वाले वायर में बी सी में इसमें करंट किधर होगी? सी टू बी। इसमें हमने बताया था कि जो रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा वो बैटरी की तरह वर्क करता है, और उसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। जब भी आप राइट हैंड रूल लगाएं तो इनको कंफर्म रखना, मिस्टेक ना हो। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, वेलोसिटी इधर है, इधर हुआ करंट का डायरेक्शन अपवर्ड। इसका मतलब करंट सी टू बी होगी, तभी बाहर बी से इधर को आएगी करंट। बी टू ए टू डी, डी टू सी, इसमें सी टू बी होगी, क्योंकि वो इंड्यूस करंट बताता है इसमें है। ठीक है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, इससे ये कंफर्म होता है कि लोअर पॉइंट निगेटिव होगा सी और अपर पॉइंट पॉजिटिव होगा। इसको बैटरी की तरह दिखा दिया जाता है। ओके, आप बैटरी से भी कर सकते हैं, राइट फ्लक्स के इंक्रीजिंग से भी कर सकते हैं। ठीक, और इसमें नेट ईएमएफ जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा क्लोज लूप इसके अंदर नहीं है। जैसा कि कल आपने देखा था, उसमें बी जो दिया था फार्मूला, बी क्रॉस वी डॉट डी एल है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड इधर रीजन में है ही नहीं, एंटर कर रहा है। ओके, अब दूसरा केस देखें। कॉइल कमिंग आउट ऑफ द फील्ड, अब बाहर निकल रहा है। जब ये बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, क्योंकि अब एरिया कम हो रहा है। ठीक है, जब एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, तब ये डिक्रीजिंग का अपोज करेगा। डिक्रीजिंग का अपोज होता है हेल्प करके। एक्सटर्नल फील्ड किधर है? क्रॉस। ये क्रॉस एक्सटर्नल फील्ड है, ये वाला, ये एक्सटर्नल फील्ड है। तो इसी डायरेक्शन में फील्ड बनना चाहिए, डाउनवर्ड। कैसे बनेगा डाउनवर्ड? जब इस कॉइल का जो ऊपर का साइड है वो साउथ हो और नीचे का साइड बोर्ड के अंदर का वो नॉर्थ हो, इससे फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा। तो साउथ का मतलब करंट क्लॉकवाइज। देखिए करंट क्लॉकवाइज। आप कई जो जो मेथड हमने कल वहाँ अडॉप्ट किए हैं वो मेथड आप यहाँ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चेक कर लें, जैसे ये रॉड है वैसे ये भी रॉड है। इसको भी हम लिख दे रहे हैं ABCD। ये रॉड बन गया। ठीक, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, इधर लिख दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो रॉड ये है जैसे AD वाला, इसमें भी अपर साइड पॉजिटिव होगा, लोअर साइड नेगेटिव होगा। आप चाहे राइट हैंड रूल लगाएं, और एक और मेथड बताया था कि रॉड जैसे इधर को मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन राइट को जा रहे हैं तो करंट एज्यूम करें लेफ्ट को, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकल आएगा, जो कि डेरिवेशन भी आपने BLB में किया है कि उसमें इलेक्ट्रॉन एक साइड को कलेक्ट हो जाते हैं रॉड में।
तो यहाँ पर भी नेट ईएमएफ जीरो नहीं है। अब कॉइल इज मूविंग इनसाइड द फील्ड, इसे हमने कल भी कराया था। ये कॉइल पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, ए बी सी डी ये कॉइल है। तो इसमें इस वाले वायर एडी में भी बनेगा प्लस माइनस और बीसी में भी बनेगा प्लस माइनस, कुल मिलाकर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसमें कोई नेट करंट फ्लो नहीं होगी। नेट ईएमएफ जीरो है, ईएमएफ जीरो नहीं है, ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो रहा है। ये वायर रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर हो, सर्कुलर हो, कोई भी शेप में हो, अगर वो क्लोज्ड है, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव कराएंगे तो उसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। समझ गए ना, उसका नेट ईएमएफ हमेशा जीरो होगा। ठीक, आपने कल देखा था कि जो B क्रॉस V डॉट DL है उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, इन जनरल कम्पिटिटिव में भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही आता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो आप डीएल का इंटीग्रेशन करते हैं, और डीएल का इंटीग्रेशन वेक्टर लगा है, उसका जो वेक्टर सम जो होता है वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइप है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दें, वो नेट लेंथ होगी। हमने एक बहुत अच्छा यहाँ एग्जाम्पल लिया है, ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, ओके, और ये इधर मूव कर रहा है। हम यहाँ डायरेक्शन नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। ठीक, अब ईएमएफ क्या होता है, बीएलवी। लेंथ कौन सी लेंगे, लेंथ डायरेक्ट मिलाइए ए टू बी, यानी कितनी होगी 2r, तो यहाँ पर लेंथ 2r लेंगे। ध्यान रहे कि जो v क्रॉस b होता है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, वो जो डीएल का इंटीग्रेशन है वो वेक्टर सम होगा, इसलिए, बल्कि अगर कोई वायर, अभी यहाँ पर बताएंगे, सरकमफ्रेंस नहीं होगा, वेक्टर सम डीएल का जो आप यहाँ पर लेंगे, वहाँ पर जब इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट, क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है, स्केलर सम अगर करेंगे डीएल का तो आपको जो है वो इनकी लेंथ लेनी पड़ेगी। समझ गए ना, वहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है, v क्रॉस b को कांस्टेंट होने के बाद वो डीएल पर वेक्टर रह जाएगा, वो तो बाहर कर दिया इंटीग्रेशन, तो डीएल का वेक्टर सम डायरेक्ट लेंथ होगी। इसीलिए ध्यान देना, जो अभी आपने यहाँ पर बनाया था कि जो क्लोज्ड लूप है उसमें डीएल का वेक्टर सम जीरो होगा, तो वो मैथमेटिकली जीरो दे रहा है, और हमने यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली बताया कि कैसे जीरो हो रहा है। आप समझ गए ना बात, तो आप डायरेक्ट लेंथ लेंगे, कितनी लेंथ होगी 2r। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो लेंथ है उससे एंगल पर दिया हो, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लेना, वो कंपोनेंट लेना जो लेंथ के परपेंडिकुलर हो। समझ गए ना, ये थीटा दिया होगा, इसका v cos थीटा लगाएं और यहाँ फार्मूले में v cos थीटा डाल देना। ध्यान रहे, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, जैसे ये है a, ये b, a क्रॉस b, तो वहाँ क्या है v क्रॉस b, देखिए वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो फिंगर को इनसाइड करिए, ये v क्रॉस b का डायरेक्शन किधर आया, लेंथ के अलोंग आया, तो डॉट प्रोडक्ट में थीटा जीरो हो गया, v क्रॉस b डॉट dl, डॉट प्रोडक्ट में थीटा जीरो हो गया, जिससे कि cos जीरो 1 हो गया। समझ गए होंगे ना बात को। अब आपको कुछ और पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे जो कि इससे रिलेटेड है। आप समझ गए हैं कि BLV का जो फार्मूला है वो अगर वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में 90 पर हों, आपके बोर्ड के सभी क्वेश्चन में 90 दिया होगा, 90 पर हो तो आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है BLV। समझ गए ना, इन कॉन्सेप्ट का यूज़, लेकिन यूज कम्पिटिटिव उसमें है, लेकिन जो अभी हमने बताया था कि कॉइल एंटर कर रहा है, कॉइल आउट जा रहा है, इनसाइड जीरो है, ये बोर्ड में भी आ सकते हैं। समझ गए ना, तो ध्यान रखना कि कोई भी कॉइल एंटर कर रहा है तो डायरेक्शन पूछ सकते हैं बोर्ड में, बाहर जा रहा है तो डायरेक्शन पूछ सकते हैं। ठीक, जिस समय हम मूवमेंट कराते हैं किसी कॉइल का तो फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, अगर रॉड है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, सर्किट अगर क्लोज है तो करंट फ्लो होगी, ये कन्फर्म है। आप यहाँ पर हम इंड्यूस चार्ज निकालेंगे, क्योंकि चार्ज फ्लो होगा ना वायर में, जब करंट फ्लो होगी, देखिए कितना चार्ज इंड्यूस होता है। आई क्या होता है, dq बाई dt, और ईएमएफ होता है d∅ बाई dt, मैग्नीट्यूड। आई क्या है, E बाई आर, तो R से इसको डिवाइड कर लें,
आई की वैल्यू डाल दो डी क्यू बाई डी टी, डी टी डी टी कैंसिल हो गया, डी क्यू कितना आया डी फाइव बाई आर। ये अगर हम इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर लार्ज में देखेंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव अपान आर। इसका मतलब इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, टाइम तो कट कैंसिल हो गया डी टी, जिस इन विच फ्लक्स चेंज, यानी फ्लक्स चेंज होने में कितना टाइम ले रहा है, इससे इंड्यूस चार्ज का कोई लेना देना नहीं। समझ गया ना? ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी। आपके क्वेश्चन में टिपिकल कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन दिए होंगे। इसमें एक फ़ायदा ये है कि सर्किट में केवल फ्लक्स चेंज निकालें, रेजिस्टेंस दिया होगा, डिवाइड करो, चार्ज फ्लो मिल जाएगा। आप समझ गए ना? जैसे हमने एक दिन बताया था, ये आपका जो है वो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ठीक? तो फ्लक्स कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया, ठीक है? अब हम मैग्नेटिक फील्ड को डाउनवर्ड कर दे रहे हैं तो माइनस बी ए हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स 2b है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये बी ए है और माइनस बी ए, थीटा 180 हो गया, तो चेंज माइनस बी ए माइनस 2b ए, 2b ए, थीटा तो हमने जीरो ले लिया है क्योंकि इस एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अपवर्ड है, तो थीटा तो जीरो ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स बी इंटू ए बस। कल हमने पहले ही केस फर्स्ट लेक्चर में कराए थे, उसमें आपने देखा होगा कि अगर प्लेन सरफेस है तो उसमें सीधे फ्लक्स बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। समझ गए ना? तो चेंज इन फ्लक्स डालिए, रेजिस्टेंस डालिए, सीधे आपको मिल जाएगा कि चार्ज इंड्यूस कितना होगा। समझ गए ना? टाइम से इंडिपेंडेंट है। ये आर्टिकल आप जरूर कॉपी में ध्यान रखना और इसके साथ ही इसका न्यूमेरिकल भी आप जो है अच्छी तरह से ध्यान रखना। समझ गए होंगे बात को? आगे देखें, ये भी आर्टिकल है आपके यहाँ बोर्ड में, ये रॉड का रोटेशन है, यहाँ पर हमने हटा दिया, रोटेशन ऑफ रॉड है और डिस्क। ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रॉड जो है वो रोटेट हो रही है, नीचे डायग्राम दिया हुआ है, हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से बनाया है और उसमें एक रॉड दे रखा है। कल हमने इसकी भी तुम्हें वो भी बताया था, फैराडे एक्सपेरिमेंट में भी ये रॉड है, ये ऐसे करके रोटेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है? तो अभी रॉड की पोजीशन OP थी, O से P तक रॉड है, लेंथ L हमने एज्यूम कर ली, अब ये पहुंच गया OP से कहाँ, OQ, ओके? तो कितना एरिया इसने कवर किया कि एरिया की जरूरत पड़ती है। तो पहले थीटा होता है आर्क बाई रेडियस, तो थीटा है, आर्क है PQ, रेडियस लेंथ L ले ली, तो PQ कितना हुआ, L थीटा, ठीक? अब OP टू OQ, let rotating rod goes from OP to OQ in t second, area generated by the rod, area इसका होता है 1/2 arc into radius, ओके? तो 1/2 है, आर्क आपने निकाल रखा L थीटा, रेडियस इसकी L है, तो कितना हो गया 1/2 L स्क्वायर थीटा। अब EMF क्या होता है, d∅dt, तो फाई क्या होगा, B इंटू ए, ठीक है? B को कांस्टेंट कर लिया, इंटीग्रेशन साइन से बाहर, अब dA/dt, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो 1/2 L स्क्वायर तो बाहर करें और थीटा का d∅dt, ठीक? d∅dt ओमेगा होता है, ठीक? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक? तो हमने d∅dt की जगह आपका ओमेगा लिख दिया है, यहाँ पर देख लें, d∅dt की जगह ओमेगा, ओमेगा 2πn होता है, n रिवोल्यूशन पर सेकंड, RPS हमने शॉर्ट में लिखा है RPS। समझ गए ना? तो रॉड अगर रोटेट कर रहा है, और ध्यान रखना, अगर हमने कल थ्योरी में बताया था, अगर डिस्क रोटेट हो रही है तो समझ लो वो इनफाइनाइट रॉड से मिलकर बनी है, और डिस्क का जो सरकमफ्रेंस है इसमें प्लस माइनस भी आप निकाल सकते हैं, हमने उसमें समझा रखा वैसे रॉड में, ठीक है ना, कि कौन सा साइड प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। अगर आप इस तरह से बहुत सारे रॉड्स लगाते हैं, ये जैसे साइकिल में स्पोक्स होते हैं ये, और इनको कनेक्ट कर दो, मान लीजिए यहाँ सेंटर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये सभी पैरेलल में है, इसलिए जितना EMF एक रॉड में जनरेट होगा उतना ही EMF कितने भी रॉड लगे हों उसमें जनरेट होगा, और अगर इसकी जगह डिस्क रोटेट हो रही है तो तब भी उसमें इतना ही EMF जनरेट होगा।
समझ गए ना। तो न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान रहे इस चीज़ का कि जो जनरेशन होगा ईएमएफ का, वो अगर नंबर ऑफ रॉड वहाँ पर इंक्रीज कर दें तो सेम रिजल्ट रहेगा, ठीक है ना। बाकी ये मैकेनिक्स में जो है ना, इसमें और भी टिपिकल क्वेश्चन बन जाते हैं कि रॉड कहाँ पर आपने फिक्स कर रखी है। हमारी जो रॉड है, ध्यान रखना, लोअर पॉइंट पर फिक्स है। फिर आगे हम किसी कॉम्पिटिटिव लेक्चर में बताएंगे कि रॉड को अगर बीच में फिक्स करें तो क्या होगा। ये हमारा यहाँ पर फिक्स है कॉर्नर पर, ठीक है ना। बोर्ड में इसी लेवल तक क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये जो थ्योरी अभी करा रहे हैं ये लगभग बोर्ड लेवल की ही है। हमने थोड़ा डीएल का तो मैं फार्मूला जरूर बता दिया था, V क्रॉस V डॉट डीएल का, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो काम आ रहा है। अब जरा इसमें आप 2-3 पॉइंट नोट करें, फिर हम 1-2 क्वेश्चन कराएंगे। नोट करें, लिखिए। इफ ए कंडक्टर मूविंग वर्टिकल विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, ये कंडक्टर है, ये वर्टिकली मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, नीचे आ रहा हो या ऊपर जा रहा हो, ठीक। विद इट्स एंड, इसके जो एंड है पॉइंटिंग ईस्ट वेस्ट, वो ईस्ट वेस्ट को है। जरा चेक करें पहले, हमारे यहाँ ये इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ये देखिए ईस्ट वेस्ट। अगर ये रॉड ऐसे गिर रहा है, ठीक, नीचे आ रहा है, तो इसने जो एरिया बनाया उस पर ध्यान दो, ये एरिया बना, ठीक, ये देखिए ये एरिया बन रहा है, रॉड ऐसे आ रहा है, ठीक। फिर देखें रॉड ऐसे आ रहा है, ये एरिया जनरेट हो रहा है, ठीक। हम जो फ्लक्स में जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं वो इसके ठीक 90 डिग्री वाला लेते हैं, BLV, ध्यान दें BLV में तीनों 90 पर। तो रॉड अगर नीचे मूव करेगा ईस्ट वेस्ट को, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर लेना है, नॉर्थ साउथ का। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमने अर्थ मैग्नेटिज्म में आपको कराया है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा, इसलिए यहाँ पर BLV लगाते समय आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए हैं जिसमें प्लेन लैंडिंग कर रहा है, वैसे तो लैंडिंग ऐसे करता है, लेकिन ध्यान रखना वो वहाँ एंगल नहीं दिए हैं आपके पेपर बुक्स में। तो क्या करते हैं कि प्लेन जब लैंडिंग कर रहा है तो सीधे उसको वर्टिकल मान के चलते हैं। बात समझ गए। अब नोट करें पूरा। इफ ए कंडक्टर मूविंग वर्टिकल with constant velocity v with its end pointing east west, it will cut horizontal component of earth magnetic field। ये रॉड है, ये ईस्ट वेस्ट को है और डाउनवर्ड वर्टिकल वेलोसिटी y लगा दिया, मूव कर रहा है, तो यहाँ जो EMF जनरेट होगा वो जो b लेंगे वो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी ये वाली, और रॉड की लेंथ l लेंगे, ठीक। एरोप्लेन में वो लेंथ दी होती है, दोनों जो आगे विंग्स होते हैं उनके बीच में, ठीक। अब सेकंड पॉइंट नोट करें। इफ द कंडक्टर मूविंग वर्टिकल विद एंड पॉइंटिंग नॉर्थ साउथ, अब की बार जो कंडक्टर मूव कर रहा है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वर्टिकल ही मूव कर रहा है। देखिए ये नॉर्थ, इधर साउथ, सॉरी नॉर्थ साउथ, अब ऐसे मूव कर रहा है, तो कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए, ईस्ट वेस्ट में। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है। अगर कंफ्यूजन हो तो या तो ध्यान लर्न करें, और नहीं तो सीधे आप अर्थ मैग्नेटिज्म का जो मेरा टॉपिक है उसको आप देखें, ठीक। यानी कोई कंपोनेंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को नहीं होता है। जब हम मैग्नेटिक मेरिडियन से चेंज करते हैं नॉर्थ साउथ से, तो वो ईस्ट वेस्ट का मतलब 90 पर चेंज कर दिया। इसलिए हमने वहाँ ऐसे समझा रखा है कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन में प्लेन है और ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा डिप एंगल है। जब इसको हम घुमा देते हैं तो BH की जगह BH cos थीटा, और 90 पर घुमा दिया तो BH cos 90, और cos 90 0 होता है। तो क्या लिखा, इफ द कंडक्टर मूविंग वर्टिकल विद एंड पॉइंटिंग नॉर्थ साउथ, बोथ BH एंड BB दोनों ही पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द एरिया जनरेटेड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक। इसलिए यहां पर नेट EMF 0 होगा। पहली बात तो ये कि जब कोई वर्टिकल मूव कर रहा है तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है। आप लर्न कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर होता है, केवल नॉर्थ साउथ में, ईस्ट वेस्ट में नहीं होता है, ठीक। तो जब कोई रॉड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर नीचे गिर रही है ऐसे, तो कौन सा कंपोनेंट लगाना है, ईस्ट वेस्ट, तो वो 0 हो गया। अगर वो ईस्ट वेस्ट को गिर रही है तो नॉर्थ साउथ लगाना है तो BH लगा लें,
आप समझ गए ना बात को। और एक पॉइंट और, अगर कोई भी वायर हॉरिजेंटल प्लेन में मूव कर रहा है ऐसे, जैसे ट्रेन में क्वेश्चन आते हैं, एक्सेल लगा होता है आगे, रॉड मूव करती है ऐसे, तो वो कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजेंटल। वर्टिकल हर जगह होता है, वहां पर क्या लगेगा, वर्टिकल। तो थर्ड पॉइंट, इफ द वायर इज मूविंग इन हॉरिजेंटल प्लेन in any direction, it will cut flux of vertical component of earth magnetic field। तो थर्ड केस में अगर हॉरिजेंटली मूव करेगा रॉड, उस समय जो ईएमएफ आप लेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल, ठीक, वेलोसिटी आपकी हॉरिजेंटल है, हमने वीएच लिख दिया, और लेंथ रॉड की एल। तो तीन तरह के क्वेश्चन, एक इसमें एरोप्लेन वाले आते हैं, और एक इसमें ट्रेन वाले, और एक ये रॉड रोटेटिंग वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन नोट करें। देखिए, ये व्हील ऑफ 10 मेटेलिक स्पोक्स, 10 स्पोक्स हैं, जैसे साइकिल के उसमें होते हैं, ईच ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग। हम यहाँ पर डाटा आपके लिखते जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड में इनके आने के चांस रहते हैं, इसलिए आप इनको ठीक से करना क्वेश्चन को। अगर ये कर लेंगे तो वो बुक के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्पोक्स 10 है, लेंथ रॉड की जो है वो 0.5 मीटर है। ऐसे करके ये 10 स्पोक्स लगे हुए हैं ये व्हील में। चलो 10 लगा दे रहे, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 9 10, ये देखो हमने 10 लगा दिए, ठीक है। तो ए व्हील ऑफ 10 मेटेलिक स्पोक्स ईच ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड, ठीक, विद स्पीड 120 आरपीएम। ध्यान रखना, स्पीड जो 120 आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड बनाना है, तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, तो 2 आरपीएस। इससे आप ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा 2 पाई एन होता है, तो 4 पाई आ जाएगा। समझ गए ना, रिवोल्यूशन पर सेकंड, वो मिनट में है ना 120, तो सेकंड में कम होंगे, ठीक। देखिए 120 आरपीएम in a plane normal to the earth magnetic field at a place if the magnitude of the field is 0.4 Gauss। मैग्नीट्यूड दे रखा मैग्नेटिक फील्ड का 0.4 गॉस, ठीक, कैपिटल जी से लिखते हैं। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है गॉस। ध्यान रखना, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट कर लेना, कितना होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ओके। और अभी अभी आपने डेरिवेशन किया है ईएमएफ का, क्या था, 1/2 BL² ओमेगा। तो 1/2 बी दे रखा है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, लेंथ दे रखी है 0.5 का स्क्वायर, और ओमेगा 2 पाई एन, एन की वैल्यू डाल दें, वैसे ओमेगा हमने 4 पाई निकाल रखा है। ये आपका वोल्टेज आ रहा है 6.28 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। ये बन गया आपका कि कितने वोल्ट यहाँ पर क्रिएट होंगे। और आंसर में बोर्ड में लिख देना कि ऑल द स्पोक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जितने स्पोक्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम, देयरफॉर नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज द सेम एज दैट इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वन स्पोक्स। जितना वन स्पोक्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही 10 में होगा, हाँ, लेकिन सेम रहेगा, बैटरी की तरह बन गया, प्लस और माइनस, समझ गए ना, पैरेलल की तरह काम कर रहा है। समझ गए होंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम और कराना चाहेंगे अभी, नोट करें आप। ए रेलवे ट्रैक रनिंग नॉर्थ साउथ, रेलवे ट्रैक रनिंग नॉर्थ साउथ हैज 2 पैरेलल रेल 1.0 मीटर अपार्ट। जो पैरेलल लाइन होती है रेल की, उनमें डिस्टेंस बीच की 1 मीटर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द रेल्स व्हेन ए ट्रेन पासेस एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5/18 मल्टीप्लाई कर दें,
तो 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बन गई आपकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में। फिर दिया है ट्रेन पासेस एट द स्पीड हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस गिवन है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच कितना बोला, 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये आपकी उसमें है वेबर पर मीटर स्क्वायर में। ये भी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, वेबर पर मीटर स्क्वायर में। ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और साथ में डिप एंगल भी दिया है 60 डिग्री डिप एंगल। अब आप माइंड लगाएं कि डिप एंगल क्यों दिया है। ट्रेन का जो एक्सेल आगे जो रॉड लगा होता है वो जैसे भी मूव करे उसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, हॉरिजेंटल। और हॉरिजेंटल हमने अभी आपको 3 कॉन्सेप्ट केवल बताए हैं। हॉरिजेंटल अगर कोई मोशन होता है उसमें हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा, और वो किसी डायरेक्शन को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई भी डायरेक्शन हो उसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। ठीक, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, बोलो, वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। ठीक है, लेंथ दे रखी है 1 मीटर, वेलोसिटी दे रखी हो गई 25, ईएमएफ कैलकुलेट करना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दें डिप एंगल का फार्मूला, टेन डेल्टा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच। बिना अर्थ मैग्नेटिज्म के इंडक्शन के ये टॉपिक नहीं हो सकते हैं, आपको अर्थ मैग्नेटिज्म का वर्क करना ही पड़ेगा। बी वी इज इक्वल टू बी एच, टेन डेल्टा, बी एच की वैल्यू दे रखी है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, और डेल्टा है 60 डिग्री। इससे आप वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब आप यहाँ पर जो है वो ईएमएफ का डायरेक्ट फार्मूला लगा दें। क्या होगा ईएमएफ, बी एल वी, मैग्नेटिक फील्ड गिवन आपने, ये हमने यहाँ पर पूरा नोट कर दिया है, 0.3 इंटू 10⁻⁻60 कितना होता है, √3, लेंथ 1 मीटर है, वेलोसिटी दे रखी है 25। ओके, तो ये वोल्टेज आपका आ रहा है 1.3 इंटू 10⁻⁻³ 1.3 इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट। तो आप समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरह जो उसकी फ्लाइट होती है एरोप्लेन के, उसके भी क्वेश्चन होते हैं कि वो लैंडिंग कर रहा है, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप जो है इसको ध्यान रखना कि वहाँ भी इसको हम लगाएंगे। ठीक है ना। और इस टाइप की चीज़ ध्यान रखना कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स लिंक्ड होता है, अगर जैसे आपने मान लीजिए एक ये रॉड ले लिया और ये कॉइल ले लिया, दोनों को बी वेलोसिटी से मूव कराइए, कोई फ्लक्स चेंज नहीं, इसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। समझ गए ना, क्योंकि ईएमएफ के जनरेशन के लिए फ्लक्स को चेंज होना जरूरी है। ठीक है ना। तो ऐसे कहीं भी हो, जैसे लूप आपने देखा होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप मूव कर रहा है तो वहाँ कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। और एक बात ध्यान रखना कि जो हमारा ये फार्मूला है E इक्वल टू फैराडे लॉ d∅dt, इस फार्मूले के अंदर जो फ्लक्स है वो BA होता है। आपने ये फार्मूला पढ़ा, E इक्वल टू d∅dt। फाई क्या है, हम यहाँ पर 0 डिग्री ले रहे हैं। तो कभी कभी ये भी होता है क्वेश्चन के अंदर, आपके न्यूमेरिकल दिए हैं बोर्ड में, यहाँ पर आप फ्लक्स की जगह BA डालेंगे। ठीक है ना। वैसे तो आप एरिया कांस्टेंट है, आप बाहर ले लेते हैं और dB/dt लिख देते हैं। कभी कभी क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा और dA/dt को लेना पड़ेगा। समझ गए ना। या एरिया कांस्टेंट हो तो आप क्या करेंगे, एरिया अगर कांस्टेंट है तो फिर dB/dt, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी यूज होगा फार्मूला, दोनों यूज हो सकते हैं। नहीं, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, तब तो ये कांस्टेंट होगा, तब तो आपका वो करना पड़ेगा। आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है सिलेबस में। ठीक है ना। तो यहाँ इस ऊपर वाला फार्मूला तो है ही जनरल, ये ध्यान रखना, ये वाला समझ गए ना। एरिया मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन ही हो रहा है, ये कॉइल रखा है, मैग्नेट पास में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर चेंज हो रहा है। समझ गए ना। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसमें जो है आपका जो मेन फार्मूला हमने ड्राइव किया है वो BLV वाला फार्मूला आपका था। ठीक है ना।
तो ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसके आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, फैराडे लॉ को। ओके।